Hello student, today we are going to discuss motion about rough inclined plane. ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स होंगे। जो फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है बॉडी इज मूविंग along the incline due to its own weight। यानी कि बॉडी मूव कर रहा है अपनी वेट की वजह से। मूविंग along the incline due to its own weight। ठीक है, और जब बॉडी अपने वेट की वजह से अगर मूव करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उस टाइम पर जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, यानी कि आप कह लीजिए एंगल ऑफ रिपोज कह लीजिए, जो इंक्लाइन का वो एंगल जिस पर की बॉडी अपने वेट की वजह से नीचे की तरफ स्लाइड करना शुरू कर देता है, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, यानी कि इंक्लाइन का जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है या उसके इक्वल है। थीटा सी को मानते हैं एंगल ऑफ रिपोज, या क्रिटिकल एंगल भी आप कह सकते हो। ठीक है, यानी कि इंक्लाइनेशन का एंगल जो है वो एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, और इसी वजह से बॉडी जो है अपनी वेट की वजह से ही नीचे आना शुरू कर दे रही है, किसी टाइप का एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने एक इंक्लाइनेशन ले लिया, ये एंगल थीटा है जिसकी वैल्यू जो है वो थीटा सी से ज्यादा या उसके बराबर है। यहाँ एक बॉडी ले लेते हैं, ठीक है, ये बॉडी है, ये स्लाइड करने की कोशिश कर रही है इस पे, इनफैक्ट स्लाइड कर रही है। क्या क्या चीज इसके ऊपर वर्क करेगा? एक तो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में सबसे पहले एक्ट करेगा। ठीक, ये इसका वेट हो गया, और इस वेट को हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे, पैरेलल टू इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। इस तरीके से। ठीक है, ये कितना होगा mg, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा? mg cos थीटा, और ये कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। ठीक है, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन भी एक्ट करेगा, सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन, इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा सरफेस से नॉर्मली, इस तरीके से। इसको कैपिटल आर लिख रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस। चूंकि ये रफ सरफेस है तो यहां पे फ्रिक्शन भी एक्ट करेगा, तो ये है हमारा फ्रिक्शन। एक बात मैं मेंशन कर दूं कि बॉडी जो है नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है, क्योंकि एंगल जो है वो ज्यादा है, एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है ना। तो बॉडी अगर नीचे स्लाइड कर रही है, सपोज करिए कि ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है। अगर बॉडी स्लाइड कर रही है तो यहाँ पर फ्रिक्शन होगा काइनेटिक। मेरी बात समझना, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि बॉडी स्लाइड कर रही है। अगर बॉडी रुकी हुई होती तो कौन सा फ्रिक्शन होता? तब स्टैटिक फ्रिक्शन होता, लेकिन यहाँ पे बॉडी स्लाइड कर रही है तो इसलिए यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक है, चलिए आइए अब इक्वेशन ऑफ मोशन बनाया जाए। नाउ यहां देखिए आर और एम जी एक दूसरे को बैलेंस कर रखे हैं, तो आर इक्वल टू, नाउ इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम के कंडीशंस में हम लोग जो है
ये इक्वेशन ऑफ मोशन बना रहे हैं। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा। तो आर इक्वल टू क्या होगा, mg cos थीटा। तो एक इक्वेशन तो यही बन जाएगा। दूसरा, जब भी बॉडी मूव करती है तो मैंने क्या समझाया था आपको कि फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फॉरवर्ड फोर्स क्या है, mg sin थीटा, उसी डायरेक्शन में बॉडी जा रही है ना, इसलिए फॉरवर्ड फोर्स है। माइनस बैकवर्ड फोर्स क्या है, Fk इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है। ऑल्सो आपको मालूम है कि Fk की वैल्यू क्या होती है, म्यू के इंटू आर होता है। ये आप जानते हैं। नाउ या इक्वेशन नंबर 1 को इसमें यूज कर लीजिए। तो यूजिंग इक्वेशन 1, तो एफ के इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू के एम जी कॉस थीटा। आर की जगह पे एम जी कॉस थीटा पुट कर दिया। इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख लीजिए। पुट 4 इन 2, इक्वेशन नंबर 4 को 2 में रख दीजिए। क्या मिलेगा आपको, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम ए। यही मिलेगा ना। यहां से देखिए m सब तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a इक्वल टू क्या बचेगा, मैं इस तरफ करके लिख रहा हूं। a इक्वल टू बचेगा g साइन थीटा माइनस म्यू के g कॉस थीटा। मन करे आपको तो g भी आप कॉमन ले सकते हैं, फिलहाल मैं नहीं ले रहा हूं। तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा एक तरीके से। आप यहां से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 5 आप लिख सकते हैं। ठीक है। यही तो अननोन था ना एक्सेलरेशन हमारे लिए, तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं। अब एक और चीज मैं आपसे में लगे हाथ बता देता हूं कि कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है कि बॉडी इज स्लाइडिंग विथ कांस्टेंट स्पीड। तो अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से स्लाइड करे, यहां लिख देता हूं मैं, इफ बॉडी स्लाइड्स विथ कांस्टेंट स्पीड तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0, तभी तो कांस्टेंट स्पीड होगा। यानी कि 0 इक्वल टू क्या होना चाहिए, जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। या आप लिख सकते हो म्यू के जी कॉस थीटा, इधर भेज दिया मैंने, इक्वल टू जी साइन थीटा। जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू के इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का मतलब क्या है कि म्यू के इक्वल टू कितना आ जाएगा, टेन थीटा। ठीक है। अगर म्यू के की वैल्यू टेन थीटा के बराबर हो जाए तो उस केस में बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड से नीचे आएगी। इसका मतलब कि उसमें प्रोड्यूस एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। चलिए सेकेंड पॉइंट जो हमारा है, फर्स्ट पॉइंट था कि बॉडी तो अपने आप नीचे आ रही थी, ठीक है। लेकिन अगर
बॉडी नीचे कब आ रही थी? जब जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है वो थीटा सी से ज्यादा था। नाउ इफ द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल या एंगल ऑफ रिपोज, अगर उससे एंगल कम होगा तो बॉडी अपने वेट की वजह से तो नीचे आएगी नहीं, तब हम लोगों को फोर्स लगा करके बॉडी को नीचे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके केस में हम लोग देखा जाए क्या होगा। हेडिंग मतलब इसका पार्ट होगा आपका मोशन डाउन along incline when angle of inclination is less than critical angle means angle of repose। तो उस केस में क्या होगा देखा जाए। चलिए एक इंक्लाइनेशन बना लिया जाए। ठीक है, यहां पर एक बॉडी रख देते हैं। बॉडी का जो वेट है नीचे की तरफ एक्ट करेगा सबसे पहले। लेस देन थीटा सी है, वेट होगा mg। इसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, ये वाला सब में करते हैं नहीं, ये तो याद हो गया होगा। ठीक, ये भी एंगल थीटा हो जाता है, ये हो जाएगा mg cos थीटा और ये हो जाएगा mg sin थीटा। चूंकि ये इंक्लाइनेशन जो है वो एंगल ऑफ रिपोज से कम है तो बॉडी अपने आप तो नीचे आ नहीं रही है। ठीक है, एक नॉर्मल रिएक्शन लगा दिया जाए, वो भी तो जरूरी है। ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। जब बॉडी वो खुद से नीचे आ नहीं रही है तो हमें उसको लाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हम एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं F। ठीक है, जो कि इंक्लाइनेशन से अल्फा एंगल पर है। ध्यान देना, एंगल जो है ये इंक्लाइनेशन से है। ठीक है, यहां इक्विलिब्रियम के केस में जब सारे फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करके रखेंगे, उस केस में बॉडी की टेंडेंसी होगी नीचे आने की। बॉडी नीचे आ नहीं रहा है, मेरी बात समझो अच्छे से। बॉडी की टेंडेंसी है नीचे आने की, लेकिन बॉडी नीचे आ नहीं रहा है, बस मोशन स्टार्ट होने वाला है। और ऐसे केस में जो फ्रिक्शन होता है वो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। जैसे ही हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाते हैं तब वो बॉडी का मोशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में बॉडी का मोशन जस्ट स्टार्ट होने वाला रहता है। अब ये जो फोर्स F है इसको भी दो कंपोनेंट में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। एक कंपोनेंट में इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा F cos अल्फा, और एक इधर कंपोनेंट डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा F sin अल्फा। ठीक है, चलिए आइए इक्वेशन ऑफ मोशन बनाया जाए। नाउ
इन इक्विलिब्रियम सबसे पहली चीज क्या होगा कि ये आर और एफ साइन अल्फा मिलकर के एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहे हैं। तो आर प्लस एफ साइन अल्फा इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, ये हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्या होगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। एंड यहां पर इक्विलिब्रियम है, मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि डाउनवर्ड फोर्स जो है वो अपवर्ड फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, यानी कि ये होगा दूसरा एम जी साइन थीटा प्लस एफ कॉस अल्फा इक्वल टू एफ एस, यानी कि फ्रिक्शन। ये इक्वेशन नंबर 2 है। ऑल्सो एफ एस इक्वल टू क्या होता है, म्यू एस इंटू आर, और आर की वैल्यू पुट कर दे तो क्या मिलेगा आपको, म्यू एस। अभी आर की वैल्यू आप निकालोगे, इक्वेशन नंबर 1 से आर की वैल्यू निकाल लीजिए, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा माइनस एफ साइन अल्फा। हर बार यही करना है आपको, आर की वैल्यू उठा करके फ्रिक्शन वाले फॉर्मूला में रख देना है, फिर फ्रिक्शन को उठा करके इक्वेशन नंबर 2 में रख देना है, और फिर सॉल्व कर लेना है, और आपको एफ की वैल्यू मिल जाएगी। यहां पुट कर दीजिए, तो म्यू एस एम जी कॉस थीटा माइनस म्यू एस एफ साइन अल्फा, यही आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 बना दीजिए, इसको उठा करके 2 में पुट कर दीजिए। फ्रॉम 2 and 3 क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा प्लस एफ कॉस अल्फा इक्वल टू म्यू एस एम जी कॉस थीटा माइनस म्यू एस एफ साइन अल्फा। हमें एफ की वैल्यू निकालनी है, तो हम एफ को एक तरफ ले आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको मिलेगा क्या, मिलेगा आपको एफ, कॉमन भी ले लिया मैंने यहां से कॉस अल्फा मिलेगा, और जब ये वाला टर्म लास्ट वाला टर्म जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो म्यू एस साइन अल्फा मिलेगा। यहां से एम जी कॉमन ले लीजिए इस तरफ से, यहां से मिलेगा म्यू एस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। म्यू एस की वैल्यू आपको मालूम है कि म्यू एस इक्वल टू होता है टेन थीटा एस, और टेन थीटा एस का मतलब साइन थीटा एस अपॉन कॉस थीटा एस। थीटा एस यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो थीटा एस है वो होता है आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। इसको उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा एस अपॉन कॉस थीटा एस इंटू साइन अल्फा इक्वल टू एम जी साइन थीटा एस अपॉन कॉस थीटा एस इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एलसीएम ले, कॉस थीटा एस दोनों साइड एलसीएम हो जाएगा, कैंसिल आउट भी हो जाएगा, तब समझ में आ ही जाएगा। जब एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे कॉस अल्फा कॉस थीटा एस
प्लस साइन अल्फा साइन थीटा एस, और यहां क्या बचेगा, एम जी साइन थीटा एस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा एस साइन थीटा। जो दोनों का एलसीएम आएगा ना, कॉस थीटा एस दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला लग रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में देखिए तो ये फॉर्मूला लग रहा है कॉस ए माइनस बी का। क्या कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है कि नहीं? कॉस ए की जगह पे मान लीजिए थीटा एस माइनस अल्फा। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इन दोनों को इंटरचेंज कर लीजिएगा, अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो कोई दिक्कत नहीं। और ये भी तो एक फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। ठीक, तो इस हिसाब से f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम जी साइन थीटा एस माइनस थीटा अपॉन कॉस थीटा एस माइनस अल्फा। ये हमारा f का वैल्यू हो जाएगा। फोर्स का इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, यही हम लोगों को कैलकुलेट करना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन नंबर 4 है, सॉरी ये। ठीक है, इसके नेक्स्ट डेट पर एक और आएगा, मोशन अप एलोंग द इंक्लाइन प्लेन। मोशन को ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे तब क्या होगा, वो नेक्स्ट डेट में मैं आपको बताऊंगा।